गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल के 16वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों 15वें एपिसोड तक हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए एक फिजिकल मॉडल के काफ़ी हम करीब पहुंच गए। इलेक्ट्रॉन अगर वेव प्रॉपर्टी शो करे या डबल स्लिट से जब जाए तो वो एक तरह से इंटरफेरेंस पैटर्न शो करता है। चलिए यहाँ तक तो खुश थे हम, लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल्स ये कैसे इंटरफेरेंस पैटर्न शो करते हैं, वेव करेक्टर कैसे शो करते हैं। दरअसल स्टैंडिंग वेव मूविंग नोड्स मॉडल में लार्ज मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन से बेटर पोजीशन में हैं। जी हाँ, इंटरफेरेंस पैटर्न शो करने में या वेव करेक्टर शो करने में। जी हाँ, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच में अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन या तो क्लासिक जो क्वांटम फिजिक्स है, अगर प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच में देखें तो ये तो इलेक्ट्रॉन एक स्लिट से जाएगा, दूसरी स्लिट से जाएगा ना, लेकिन फिर भी वेव करेक्टर होने के कारण वो इंटरफेरेंस पैटर्न देता है। लेकिन बड़े मॉलिक्यूल्स कैसे देते हैं इसको समझाने की अपने मॉडल से कोशिश करते हैं। हाँ, जिन भाइयों ने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल जो इलेक्ट्रॉन के प्लानेटरी मोशन पे आधारित था, न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो मतलब एक्सेलरेट करेंगे तो लगातार वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी लूज करेंगे, जिससे रेडियाई छोटी होती जाएगी और अंततः इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में सिंक हो जाएगा। तो एटम की स्टेबिलिटी को रदरफोर्ड मॉडल समझाने में विफल था, इसलिए बोर ने क्या पॉस्टुलेट किया कि सर्टेन ऑर्बिट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लूज नहीं करेंगे, और एटम की स्टेबिलिटी को ये पॉस्टुलेट एक तरह से पॉसिबल कर देते हैं। लेकिन फिजिक्स तो वही है, न्यूक्लियस वही है, इलेक्ट्रॉन चाहे रदरफोर्ड की रेडियस में वो करे चाहे बोर के ऑर्बिट में करे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो लूज होना चाहिए। तो इसलिए एक फिजिकल फिनोमिना की आवश्यकता पड़ती है। बोस पॉस्टुलेट को अगर एक्सप्लेन करना है, उसको अगर रियलिटी में बदलना है। फिजिकल पॉस्टुलेट ये है कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही बोर ऑर्बिट में एक्सेलरेट करने जा रहा है वो ब्रेक हो जाए, कई पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाए, तो जो भी थोड़ा बहुत एक्सेलरेट करे उसकी एनर्जी स्टैंडिंग वेव में कन्वर्ट हो जाए उसके क्लाउड के मध्य ना, और वो स्टैंडिंग वेव जो है वास्तव में एनर्जी लूज नहीं हो पाएगी सिस्टम से। या और सिंप्लीफाई कर ले कि इलेक्ट्रॉन ब्रेक हुआ ही नहीं था, इलेक्ट्रॉन पहले से ही जब बोर ऑर्बिट में था, या इनहेरेंट नेचर इलेक्ट्रॉन का क्या है कि वो मल्टी पार्टिकल सिस्टम है और उनके मध्य स्टैंडिंग वेव पहले से एग्जिस्ट करती है। बस न्यूक्लियस की प्रेजेंस में किसी भी बोर ऑर्बिट में जो रहेगा फील्ड की प्रेजेंस में ये फिनोमेना वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड या ऑर्बिटल के रूप में दिखती है। कॉम्प्लेक्स करना चाहे तो कॉम्प्लेक्स भी कर लीजिए इस मॉडल को। इलेक्ट्रॉन इससे पहले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सेलरेट होकर लूज करे उससे पहले ही वो मास एनर्जी कन्वर्जन से कई पार्टिकल्स या क्लाउड में टूट जाता है ना। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी स्टैंडिंग वेव के फॉर्म में भी है, उसके क्लाउड के मध्य जो स्टैंडिंग वेव है, और ये क्लाउड है ये न्यूक्लियस के साथ नोड बना रहा है और इनके मध्य स्टैंडिंग वेव है। तो जिस भी तरह से समझ लीजिए, तो होता क्या है जब एक ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में, मान लीजिए लोअर ऑर्बिटल एल से हायर ऑर्बिटल एच में इलेक्ट्रॉन जाता है तो हायर स्टैंडिंग वेव बना लेता है न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, जहाँ न्यूक्लियस सबसे मेन नोड होता है, एक खूंटा होता है, और बाकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पार्टिकल्स भी नोड की तरह काम करते हैं, लेकिन वो सब क्या बोलते हैं न्यूक्लियस के मुकाबले उसकी पोजीशंस थोड़ी सी फ्लेक्सिबल रहती है। हाँ, ये सारे नोड्स थोड़ा सा ये फ्लक्चुएट भी कर सकते हैं न्यूक्लियस के कंपैरिजन में, प्लस ये पूरी तरह से जैसे रस्सी के बगल दो खूंटे होते हैं उस तरह रिजिड ना हो, कुछ स्टैंडिंग वेव के हाफ वेव उनसे पास कर सकते हैं और कुछ वापस भी लौट सकते हैं। फ्लक्चुएशन पार्टिकल्स की कहीं ना कहीं स्पिन को भी जनरेट करती है, और जो वेव्स इनके पार्टिकल से कुछ पास हो सकते हैं हाफ वेव और दूसरी स्टैंडिंग वेव में जा सकते हैं और
उधर से वाइस वर्सा ऐसा हो सकता है। तो इसके कारण क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव इन पार्टिकल के मध्य मास और मोमेंटम इत्यादि का भी ट्रांसफ़र मास का भी ट्रांसफ़र हो सकता है, जिससे आप ये भी मान सकते हैं जो एंगुलर मोमेंटम होता है, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के दौरान, वो भी आप देख सकते हैं। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है पार्टिकल्स के इंडिविजुअल फ्लक्चुएशन से भी आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में है तो लोअर स्टैंडिंग वेव बनाया है क्लाउड के फॉर्म में, और न्यूक्लियस एक तरह से सेंट्रल नोड है। तो जब हायर ऑर्बिटल में जाएगा, ऑर्बिटल एच में जाएगा, तो वो कैसे जाए, उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहीं और से नहीं मिलती, फोटॉन से मिलती है। अगर चूँकि स्टैंडिंग वेव बना रहा है तो सभी तरह के फोटॉन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। वो जो फोटॉन उनको हायर में पहुंचाएंगे एग्जैक्टली उसी को वो फोटॉन को एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि सारी वेवलेंथ जो है स्टैंडिंग वेव में अलाउड नहीं होगी। यहाँ बात तो समझ में आ गई। इसी तरह जब हायर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटल में स्टैंडिंग वेव में क्लाउड में कूदेगा तो वो एक क्या बोलते हैं फोटॉन वो रिलीज करेगा। और फोटॉन आप कह सकते हैं कि एक तरह का फ्री वेव है, एक तरह की प्लेन वेव का छोटा सा पार्सल की तरह आप उसको एज्यूम कर सकते हैं। तो स्टैंडिंग वेव हायर से जब लोअर में आई तो कैसे उसने एक फ्री फोटॉन या एक प्लेन वेव आप एग्जम्पशन के लिए एक मूविंग वेव का पार्टिकल कैसे रिलीज हुआ, आप ये भी देख सकते हैं। और इसी तरह से एक पार्सल फ्री वेव का फोटॉन कैसे, अगर उसमें अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी है तो वो लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो ये मॉडल यहाँ तक समझाने में कामयाब रहा। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने की कोशिश करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि अगर वर्क फंक्शन, जी हाँ, एच म्यू नॉट के बराबर एनर्जी फोटॉन में अगर है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम को छोड़ देता है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। तो इसको अपने मॉडल में हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन मान लीजिए एक ऑर्बिटल में है, लोअर ऑर्बिटल में है, एल में है, स्टैंडिंग वेव के फॉर्म में है और न्यूक्लियस से बना है, जहाँ न्यूक्लियस मेन नोड बना रहा है। तो जैसे ही एच म्यू नॉट एनर्जी मिलेगी उसको फोटॉन की, तो वो इतना बड़ा स्टैंडिंग वेव बना लेगा उस हायर ऑर्बिटल, जिसको हम स्पेशल नाम दे एफ में चला जाएगा, कि जहाँ अब जो स्टैंडिंग वेव है वो केवल इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है उनके पार्टिकल्स ही बना रहे हैं, न्यूक्लियस अब नोड की तरह काम करना बंद कर दिया है। तो इसको कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो हमारे मॉडल में स्टैंडिंग वेव मूविंग नोड्स मॉडल में फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग वह क्लाउड या स्टैंडिंग वेव जो जहाँ पर नोड्स केवल उसके क्लाउड पार्टिकल्स ही बना रहे हैं, न्यूक्लियस नहीं। ठीक है, अब ये क्लाउड जो है न्यूक्लियस से अलग हो गया। अब मान लीजिए एच म्यू नॉट से अगर थोड़ी बहुत या ज़्यादा की एनर्जी का फोटॉन है तो फोटॉन वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन मान लीजिए लोअर ऑर्बिटल एल में है और एच म्यू एनर्जी का फोटॉन पाता है, लेकिन एच म्यू एनर्जी का फोटॉन अगर एच म्यू नॉट वर्क फंक्शन से नीचे का है तो वो उन्हीं फोटॉनों को लेगा जिसमें वो हायर ऑर्बिटल में चला जाए, क्योंकि ऑर्बिटल्स या स्टैंडिंग वेव अभी न्यूक्लियस से बंधी हैं। लेकिन एच म्यू नॉट के ऊपर का फोटॉन सभी अलाउड इसलिए होते हैं क्योंकि जो भी एच म्यू नॉट के ऊपर का कोई भी फोटॉन होगा तो एच म्यू नॉट तक तो उस फोटॉन को वो पहले अपनी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, मतलब हायर स्टैंडिंग वेव बनाकर न्यूक्लियस से अपने आप को अलग कर लेगा। तो एक तरह से वह जो है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन जब फ्री होगा तो एच म्यू नॉट एनर्जी, जो एच म्यू फोटॉन है उसको, उसकी एनर्जी को एच म्यू नॉट एनर्जी से पहले वो स्टैंडिंग वेव बनाएगा और न्यूक्लियस से अलग हो जाएगा। इसे कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो एच म्यू नॉट के ऊपर एनर्जी बची हुई है एच म्यू में, उसको क्या बोलते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री क्लाउड अब इंटरनल एनर्जी में नहीं तब्दील करेगा क्योंकि वो तत्काल इसको काइनेटिक एनर्जी में बदल सकता है। तो जो भी एच म्यू नॉट के ऊपर सारे फोटॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लिए एक्सेप्टेबल है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मान लीजिए लोअर ऑर्बिटल में है, न्यूक्लियस के अलाउंड खूटे से बंधा है, तो एच म्यू नॉट मतलब वर्क फंक्शन के ऊपर
कोई भी फोटॉन हो, उसकी कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, वो जो एल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड में है वो सभी को एक्सेप्ट करेगा। एच म्यू नॉट तक पहले अपने आप को न्यूक्लियस से फ्री करेगा। जी हाँ, एच म्यू नॉट एनर्जी को यूज करके स्टैंडिंग वेव बनाएगा। इंटरनल एनर्जी, स्टैंडिंग वेव को इंटरनल एनर्जी का है, इंटरनल एनर्जी लेके अपने बैलून को इतना बड़ा कर लेगा कि वो न्यूक्लियस से हट जाएगा, और उसके बाद एक्स्ट्रा एनर्जी को बैलून की काइनेटिक एनर्जी में तब्दील कर देगा। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी समझाता है ये मॉडल, कि वर्क फंक्शन के ऊपर जो भी एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो स्टैंडिंग वेव लिया उसकी काइनेटिक एनर्जी में दिखेगी। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कुछ है, ये ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है डबल स्लिट के पास जैसे ही पहुंचेगा तो ये इसको एक रुकावट मिलेगी। क्या मिलेगी? रुकावट। तो अब चूंकि इलेक्ट्रॉन को रुकावट मिलेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, जो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी है जो इसके सरफेस नोड्स पे है या क्लाउड के पार्टिकल्स में है, ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी। किस में कन्वर्ट होगी? ये इस क्लाउड के इंटरनल एनर्जी में ना। इंटरनल एनर्जी से क्या होगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन था ना, उसके अंदर तो पहले से स्टैंडिंग वेव थी। जब वो न्यूक्लियस को छोड़ा था, वो मान लीजिए उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लेवल है वो एफ है, लेकिन उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी जो वर्क फंक्शन के ऊपर थी एच म्यू नॉट के ऊपर, उसको उसने इस एफ मतलब ऑर्बिटल में जो एक तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी भी आ गई ना। तो अब ये जो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी है, जब ये स्लिट के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, और जो एफ ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग जो फ्री इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा था इंटरनल एनर्जी में, उसमें अब ये काइनेटिक एनर्जी जुड़ जाएगी। तो एक तरह से बड़ी स्टैंडिंग वेव बन जाएगी। मज़े की बात क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसी खूटे से नहीं बना, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्लिट है उसके साथ जो इंटरेक्शन है उसको एक तरह का खूटे का आभास करा रही है। तो इसलिए हायर स्टैंडिंग वेव में अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। जी हाँ, और काइनेटिक एनर्जी लगभग ख़त्म हो जाएगी, और ये हायर लेवल का जो स्टैंडिंग वेव बनेगा इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल में होगी। लेकिन ये सिस्टम स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि अलग अलग एनर्जी के अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं काइनेटिक एनर्जी के, तो वो अलग अलग स्टैंडिंग वेव फ्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड में बनाएंगे। सभी तो वो क्या बोलते हैं स्टेबल नहीं हो सकते। प्लस न्यूक्लियस की तरह एक रिजिड रोड नहीं, नोड का आभास नहीं कराते हैं स्लिट का जो इंटरफेरेंस, स्लिट का जो डिस्टरबेंस है। तो इसलिए भले ही वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है हायर स्टैंडिंग एनर्जी लेवल में चले जाए, लेकिन ये क्या रहेगा? ये टेम्पररी अरेंजमेंट रहेगा, और इलेक्ट्रॉन इस हायर स्टैंडिंग वेव के लेवल से वापस फ्री इलेक्ट्रॉन का जो एफ लेवल है, जो ओरिजिनल लेवल था कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को छोड़ता है, उसमें कूदेगा। तो क्या बोलते हैं, एनर्जी कितनी लूज करेगा? उतनी ही एनर्जी लूज करेगा जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में था न्यूक्लियस छोड़ते समय ना। तो वो एनर्जी किस फॉर्म में आएगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या एक प्लेन वेव के फॉर्म में फ्री फोटॉन के रूप में आएगी, और वो जब स्लिट से गुजरेगी तो इंटरफेरेंस होगा, और वहाँ से क्या बोलते हैं हायर और लोअर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रीजन बनेंगे वो स्लिट और स्क्रीन के मध्य स्पेस में, और स्लिट और या क्या बोलते हैं स्क्रीन के मध्य ये रिफ्लेक्शंस भी होंगे इसके करस्पॉन्डिंग ना। जहाँ जहाँ हायर फील्ड होगी वहाँ ज़्यादा रिफ्लेक्शन, जहाँ लोअर फील्ड वहाँ कम रिफ्लेक्शन। इसी तरह स्लिट पे वापस आके लड़ेंगे, तो एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इस मल्टीपल रिफ्लेक्शन से। और इसी के साथ अगर स्क्रीन में कुछ मोबिलिटी है इलेक्ट्रॉनों में, तो सेकेंडरी वेव्स भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। तो एक तरह से जो स्लिट है और जो सामने स्क्रीन लगी है, वो पूरा एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं एक तरह से एक यूनिफॉर्म एनवायरनमेंट नहीं रहेगा, बल्कि ये जो प्लेन वेव जो निकली है एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग, जी हाँ, हायर स्टैंडिंग वेव जो फ्री इलेक्ट्रॉन से लोअर स्टैंडिंग फ्री इलेक्ट्रॉन में बदला स्लिट के पास,
तो उससे पूरा एनवायरनमेंट एक तरह से नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। और जो इलेक्ट्रॉन है चूँकि उसमें चार्ज होता है, तो जहाँ भी फील्ड उसको ज़्यादा मिलेगी उन डायरेक्शंस में वो मूव करेगा। मतलब एक तरह से जो इंटरफेरेंस पैटर्न है प्लेन वेव का, जो कहीं और से नहीं निकला है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की कीमत पे निकला है, जब वो हायर एनर्जी की स्टैंडिंग वेव से लोअर एनर्जी की स्टैंडिंग वेव में जब जाता है, तो यही काइनेटिक एनर्जी फ्री फोटॉन के रूप में जब स्लिट से जाती है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न, यही इंटरफेरेंस पैटर्न्स और रिफ्लेक्शंस और सेकेंडरी वेव्स कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो क्या बोलते हैं अब लोअर लेवल पे आ गया है, मतलब एफ लेवल पे आ गया है ना, ये क्लाउड को गाइड करेगा। और ये क्लाउड उन्हीं स्थानों पे पीछे स्क्रीन पे जाएगा और वहाँ पे कहीं अगर न्यूक्लियस से इंटरेक्ट कर गया तो मेटेरियलाइज हो जाएगा। तो इस तरह से अंततः हमको डॉट्स का इंटरफेरेंस पैटर्न शो होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्लिट के पास जब होगा तो वो छोटे छोटे पार्टिकल उनके मध्य स्टैंडिंग वेव लिया हुआ है, अब वो हायर लेवल पे है ना, अब वो जैसे ही लोअर लेवल पे आ जाएगा, अपने वापस ओरिजिनल लेवल पे आ जाएगा, एफ लेवल पे आ जाएगा, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट निकलेगी, वो तो चलिए जा रहा है आगे, इंटरफेरेंस कर रहा है फोटॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस स्लिट से जाएगा? एक्चुअली में क्लाउड है ये ना हमारे उसमें, तो ये क्लाउड है, तो क्लाउड क्या बोलते हैं, मे भी वो दोनों स्लिट से उसके पार्टिकल जा सकते हैं, और मे भी अगर सारे के सारे क्लाउड अगर एक ही स्लिट से भी चले गए तो इसमें घबराने की बात नहीं है। भले ही वो एक स्लिट से मान लीजिए पूरे पूरे पार्टिकल चले गए, एक प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है अपना स्टैंडिंग वेव लिए, लेकिन वहाँ पे क्या है, सामने इंटरफेरेंस की जो फील्ड है एग्जिस्ट कर रही है स्क्रीन और स्लिट्स के मध्य, वो उसको गाइड करेगी, और गाइड वो उनको अंततः उसी रीजन में ले जाएगी जहाँ पर क्या बोलते हैं इंटेंसिटीज इंटरफेरेंस के करस्पॉन्डिंग हैं ना। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन दूसरी वाली स्लिट से बाई चांस चला जाता है, भाई कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन स्लिट की तरफ पहुंच रहा है, वो सब एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं पहुंच रहे हैं, ये बात भी समझनी है अपने क्लाउड के साथ ना। तो मे भी कुछ क्लाउड्स दोनों में से जा सकते हैं, और कुछ क्या बोलते हैं पूरा पूरा क्लाउड एक स्लिट से जा सकता है, लेकिन कुछ लीवे रहेगा उनके मूवमेंट में इनिशियली ना। तो अगर एक स्लिट से भी जाएं, चाहे इधर हुआ उधर, तो लेकिन जो अंततः गिरेंगे वो उसी जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसको ही, उसके अनुसार गिरेंगे। और जब कई सारे प्रोटॉन चाहे इधर से जाएं चाहे उधर से आएँ, या दोनों से क्या बोलते हैं ये क्लाउड उसके पार्टिकल जाएं, लेकिन अंततः जो पैटर्न आएगा वो इंटरफेरेंस पैटर्न के अनुसार ही रीमेटेरियलाइजेशन होगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड फिर से किसी न्यूक्लियस पे अपने आप को जोड़ लेगा, जैसे उसने न्यूक्लियस को छोड़ा था अपने पेरेंट एटम को किसी अन्य न्यूक्लियस से ना, वो अपनी क्लाउड को जोड़ के स्टैंडिंग वेव बना लेगा, मेटेरियलाइजेशन हो जाएगा। अच्छा, बड़े मॉलिक्यूल्स में आप ऐसे समझिए, मान लीजिए जो बड़े मॉलिक्यूल्स फुलरीन्स हैं, ग्रेफीन हैं, या जिसमें हज़ारों एटम्स हैं ना, तो बड़े मॉलिक्यूल्स का आप मल्टी न्यूक्लियाई सिस्टम समझ सकते हैं। और आप इसके लिए बेस्ट मॉडल ये रहेगा कि जो लोअर एनर्जी लेवल्स पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं वो काफ़ी रिजिड है, लेकिन हायर एनर्जी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं वो मोबाइल हो सकते हैं। जी हाँ, बेंजीन में जैसे पाई क्लाउड होता है, वो हाईली मोबाइल होता है, स्टेबिलिटी तो प्रोवाइड करता है लेकिन वो हाईली मोबाइल भी होता है ना। तो क्या बोलते हैं, इसी तरह से फुलरीन्स में सिमेट्रिकल सिस्टम है, मतलब एक स्फेरिकल सिस्टम है, sp2 sp3 दोनों का हाइब्रिड सिस्टम, हाइब्रिडाइजेशन से होता है। तो वहाँ पाई क्लाउड क्या बोलते हैं स्फीयर के फॉर्म में है, मोबाइल है ना। और क्या बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी क्या अवेलेबल हैं, चाहे ग्राफीन हो, चाहे क्या बोलते हैं आपका वो फुलरीन हो ना, या बेंजीन हो, या इस तरह के मॉलिक्यूल्स हो। तो आउटर क्लाउड हमेशा मोबाइल है, उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अवेलेबल है। तो अगर हम किसी बड़े क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल को अगर काइनेटिक एनर्जी देंगे, तो वो काइनेटिक एनर्जी फिर से स्लिट के पास किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, जो आउटर पाई क्लाउड है, वो जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर क्लाउड में वो जा सकता है,
या इस तरह का कुछ हायर लेवल की स्टैंडिंग वेव आउटर इलेक्ट्रॉन तो कम से कम बना ही सकते हैं, भले ही जो इनर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और न्यूक्लियस है वो काफ़ी रिजिड हो। लेकिन एक तरह से काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन जो है वो हायर लेवल ऑफ स्टैंडिंग वेव में कन्वर्ट हो सकता है ना। लेकिन ये सिस्टम क्या बोलते हैं अनस्टेबल रहेगा, ये वापस क्या बोलते हैं अपने ओरिजिनल मॉलिक्यूल में स्टैंडिंग वेव वाले में आना चाहेगा, जहां आउटर क्लाउड फिर से ओरिजिनल स्टैंडिंग वेव में आ जाए, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आ जाए, कुछ इस तरह से समझिए। तो इसलिए वो जो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी बड़े मॉलिक्यूल से है वो कन्वर्ट उसके करस्पॉन्डिंग एक प्लेन वेव निकलेगी जो स्लिट से इंटरफेरेंस शो करेगी। अब यहाँ पर कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल है, चूँकि ज़्यादातर पोर्शन रिजिड है, चाहे इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो या न्यूक्लियस हो, वो पूरी तरह से एक फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह दोनों स्लिट से नहीं जा सकते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं आउटर क्लाउड दोनों से जा सकता है। इस प्रोसेस में मॉलिक्यूल चार्ज भी हो सकता है, तो कुछ चार्ज या पोलैरिटी भी शो कर सकता है, या आप कहिए कि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल 50% चांसेस हैं या तो इस स्लिट से जाए या उस स्लिट से जाए, हमें नहीं फ़र्क पड़ता है, वो किसी भी स्लिट से पूरा मॉलिक्यूल जाए, और ज़्यादा चांसेस है कि पूरा मॉलिक्यूल किसी एक स्लिट से जाए। लेकिन अंततः वो जब स्क्रीन पे गिरेगा तो उसको गाइड कोई और नहीं करेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न करेगा। वो इंटरफेरेंस पैटर्न्स कहाँ से बना है, जो काइनेटिक एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स को दी गई है उसके करस्पॉन्डिंग ही वास्तव में प्लेन वेव निकलेगी, इन्हीं मॉलिक्यूल से निकलेगी। जब वो हायर स्टैंडिंग लेवल से वापस अपने बेस लेवल पे आ जाएंगे ना, तो ये जो प्लेन वेव निकलेगी उसके इंटरफेरेंस से और उसके रिफ्लेक्शंस और जो सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स हैं जो स्क्रीन और स्लिट्स के मध्य होगा, वही गाइड करेगा मॉलिक्यूल्स को। इस तरह से बड़े मॉलिक्यूल्स भी बड़े आसानी से क्या बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न शो करते हैं, वेव करेक्टर शो करते हैं हमारे मॉडल में। और इस तरह से डी ब्रॉगली वेवलेंथ और कुछ नहीं है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो काइनेटिक एनर्जी फ्री पार्टिकल्स की हायर लेवल ऑफ स्टैंडिंग वेव में तब्दील हो जाती है वो काइनेटिक एनर्जी, और जब हायर लेवल स्टैंडिंग वेव से लोअर स्टैंडिंग लेवल पे आता है फ्री क्लाउड या क्या बोलते हैं फ्री पार्टिकल्स का क्लाउड, तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी एक प्लेन वेव के रूप में निकलती है। और ये एनर्जी इसकी वेवलेंथ जो रहेगी वो ना किसके प्रोपोर्शनल रहेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी मोमेंटम के, क्योंकि जितना काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी उतनी छोटी वेवलेंथ क्या बोलते हैं प्लेन वेव निकलेगी और वो इंटरफेरेंस पैटर्न शो करेगी, और उतनी छोटी डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमको महसूस होगी। तो इस तरह से ये लार्ज मॉलिक्यूल्स को भी बड़ी खूबसूरती से उनके इंटरफेरेंस पैटर्न को भी स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल एक्सप्लेन करता है। जो प्रोबेबिलिटी अप्रोच या प्रोबेबिलिटी की अप्रोच में अगर क्वांटम मैकेनिक्स से देखें तो एक तरह से ऑड होता था। कल ही MIT का ओपन वेब कोर्स में सुन रहा तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि लार्ज मॉलिक्यूल्स भी शो कर रहे हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, तो एक दिन रेडिकुलस सिचुएशन हो जाएगी कि टेनिस बॉल भी शो करे। लेकिन स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल में जो हमने थ्योरी बताई उसके अनुसार से लार्ज मॉलिक्यूल तो ज़्यादा अच्छे से फिक्स हो रहे हैं, भले ही वो चाहे एक स्लिट से जाएं या उस स्लिट से जाएं, लेकिन उनको गाइडेंस कहाँ से मिलेगी, जो वो प्लेन वेव ये मॉलिक्यूल्स जो स्लिट से पहुंचने से पहले निकालेंगे उनके इंटरफेरेंस पैटर्न उनको गाइड करता रहेगा, और अंततः उन्हीं रीजन पे मेटरलाइजेशन होगा जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की इंटेंसिटी अधिक है। उम्मीद है एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।